तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से एक बार मैं फिर हाजिर हूँ आपकी सबकी सेवा में। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि अंक क्या होते हैं और अंकों से संख्याएं किस प्रकार बनती हैं। पहले हमने पढ़ा कितने नंबर होते हैं, हमने कहा सर 10 अंक होते हैं, और उन 10 अंकों की मदद से संख्याएं कैसे बनी थी, इतना हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं संख्याओं का वर्गीकरण, क्योंकि नंबर बनाना हम सीख चुके हैं, संख्याएं बनाना हम सीख चुके हैं। अब हम उनका करेंगे वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। देखिए, आइए जानते हैं किस प्रकार करेंगे। हमें पता है, जैसा कि मैं आपको बताऊं, कि अंक कितने होते हैं। ये 10 अंक हैं, और जो नंबर सिस्टम हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं दशमिक पद्धति, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत सारे होते हैं, बाइनरी होता है, हेक्साडेसिमल होता है, ऑक्टाडेसिमल होता है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं डेसिमल नंबर सिस्टम, यानी कि जिसमें 10 अंक होते हैं। और इस नंबर सिस्टम को किसने खोया था? आर्यभट्ट ने। क्यों? क्योंकि जीरो की खोज उन्होंने की थी। अगर जीरो की खोज उन्होंने की थी तो उन्होंने कंप्लीट अंक कितने किए? 10। तो उन्हीं के नाम से उनका क्या है? दशमिक पद्धति, यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। जिसमें कितने अंकों का प्रयोग होने वाला है? फिर जिसमें होने वाला है 10 अंकों का प्रयोग। कोई संख्या, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ते हुए चलेंगे आगे, कोई संख्या या तो वास्तविक होगी या काल्पनिक होगी। कोई नंबर अगर कैसा होगा, फिर या तो रियल नंबर होगा, यानी कि वास्तविक संख्या, या क्या होगा? फिर या होगा इमेजिनरी नंबर। मीनिंग पे मत जाना मेरे दोस्तों। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। हालांकि इन दोनों के योग से भी एक संख्या बन जाती है जिसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? अगर मैं इन दोनों को अलग अलग पार्ट में ना लिखकर एक साथ लिखूं तो वो बन जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। जैसे अल्फा प्लस ए प्लस आयोटा बी। इसमें जो ये पार्ट है ये रियल नंबर है, और जो ये पार्ट है ये इमेजिनरी नंबर है। तो पहले हम जानते हैं कि काल्पनिक संख्या होती क्या है। एक बात बताऊं दोस्तों, ये पार्ट और ये पार्ट, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। ये दोनों ही चीज़ें एकेडमिक में आती हैं, यानी कि हम एनडीए दे रहे होंगे या उन पेपर को दे रहे होंगे जिनमें 11th और 12th बेस्ड सिलेबस आता है, जैसे समाकलन, अवकलन। लेकिन फिर भी हम थोड़ा जान लेते हैं कि फिर काल्पनिक संख्या होती क्या है। एक नंबर है, इसको डिनोट कर रहे हैं आयोटा से, और जिसकी वैल्यू होती है -1। फिर इसको आयोटा से डिनोट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है, या हम कह सकते हैं कि काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जो गणित के सभी नियमों का पालन नहीं करती, जो गणित के सभी नियमों का पालन नहीं करती। जैसे अगर मैं कहूँ आयोटा बराबर √-1, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करें तो वैल्यू आएगी -1। यानी कि इसके कहने का अर्थ क्या हुआ कि कोई ऐसा नंबर, ये आयोटा आई बनाए, कोई ऐसा नंबर जिसका वर्ग ऋणात्मक है, जिसका वर्ग कैसा है? जिसका वर्ग ऋणात्मक है। मैं कहूँ आपसे 2 का वर्ग करके बताइए, 2 की पावर 2। इसका मतलब सर इसको इतनी बार मल्टीप्लाई भी करना है। कितना आया? 4। हमने कहा -2 का स्क्वायर करके बताइए, तो आप करोगे -2 × -2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 2 का 2 में करेंगे तो 4। हमने यहाँ क्या देखा कि चाहे तो फिर हम +2 का स्क्वायर करें, चाहे -2 का स्क्वायर करें, जबकि स्क्वायर आ रहा है वो पॉजिटिव ही आ रहा है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने कहा 5 का स्क्वायर कीजिए तो आप कहोगे 25।
मैंने कहा 5 -5 का स्क्वायर कीजिए, तो क्या करोगे -5 इंटू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी कितना आ गया 25। तो हम चाहे धनात्मक संख्या का वर्ग करें चाहे ऋणात्मक संख्या का वर्ग करें, चाहे धनात्मक संख्या का वर्ग करें मेरे दोस्तों, चाहे ऋणात्मक संख्या का वर्ग करें, वर्ग तो हमेशा वर्ग तो हमेशा धनात्मक ही आएगा। यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर माइनस का मल्टीप्लाई भी तो माइनस में होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस में करते हैं तो बन जाता है प्लस। जब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो क्या बन जाता है प्लस। तो चाहे हम ऋणात्मक संख्या का वर्ग करें चाहे धनात्मक संख्या का, जो वर्ग आएगा स्क्वायर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और जबकि इमेजिनरी नंबर हमने क्या माना है कि आयोटा का स्क्वायर कितना आ रहा है, सर आयोटा का स्क्वायर आ रहा है -1, तो ये कैसा नंबर है? ये एक इमेजिनरी नंबर है, गणित के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इतनी बात समझ आई। इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को भी समझने वाले हैं। इन दोनों को मिला के कोई नंबर बनता है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जब इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो इसमें ये दोनों चीज़ें आई हैं। तो हमें केवल क्या पढ़ना है? उसे रियल नंबर। रियल नंबर को डिवाइड करते हुए चलेंगे कि रियल नंबर में और क्या क्या होता है। इतनी बात समझ पाए आप? बहुत बढ़िया। तो अब अपनी बात आ जाती है कहाँ पर? रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। कहाँ जाती है? अपनी पूरी कहानी आके अटक जाती है रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अगर कोई पूछे कि वास्तविक संख्या की परिभाषा बताइए, तो जो नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, यानी कि जो संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित की जा सकती हैं, वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। जो संख्याएं किस पर? नंबर लाइन पर। ये है अपनी नंबर लाइन, यहाँ 0, इधर चलते हैं तो वैल्यू कैसी हो जाती है? 1 2 3 4 प्लस का अनंत। इधर चलते हैं तो -1 -2 -3 -4 और कहाँ तक? सर माइनस के अनंत तक। यानी कि वे संख्याएं जिनको हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होती हैं? रियल नंबर। जैसे मैं कहूँ 2 रियल नंबर है, बिल्कुल है। 3 रियल नंबर है, बिल्कुल है। -4 रियल नंबर है, बिल्कुल है। -130 रियल नंबर है, बिल्कुल है। आगे चल के कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हुआ होगा। मैं कहूँ 2.4 रियल नंबर है, बिल्कुल है। 2.4 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रहा होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो 1 2 3 कहाँ आ गया? ये आ गया 2.4। मैं कहूँ 3.6 रियल नंबर है, बिल्कुल रियल नंबर है। कहाँ रिप्रेजेंट होगा? 3 और 4 के बीच में। मैं कहूँ 3.634 रियल नंबर है, बिल्कुल कहाँ रिप्रेजेंट होगा? 3.6 यहाँ रिप्रेजेंट होगा। इसको फिर हम और बड़ा कर देंगे, ये हो जाएगा 3.6 से 3.7 और इसके बीच में बना देंगे हम 10 लाइनें। जिसको ये बहुत ही बारीकी से पढ़ना है वो कक्षा 8 9 10 की NCERT पढ़े। ये हमारे इतनी चीज़ ज़्यादा जानकारी जरूरत नहीं है। तो यहाँ हो गया 3.61 3.62 3.63 3. एक बात बताऊँ, दशमलव के बाद जो डिजिट आते हैं उनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। 3.674 जिसको 674 नहीं पढ़ेंगे, पहली बात। अब मेरे किन्हीं दोस्तों के मन में आ रहा होगा कि सर आपने कहा था सभी नंबर जो इस पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं रियल नंबर होते हैं, तो √2 क्या रियल नंबर है? बिल्कुल रियल नंबर है। ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा? वैसे मुझे पता है कि इसका मान कितना है 1.414 और चलता रहता है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। तो इसको हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको हम कहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेरे दोस्तों? तो मुझे पता है ये कहीं ना कहीं 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में होगा।
लेकिन अगर आप कहें सर इसकी तो हमें फिक्स वैल्यू पता ही नहीं है, आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि रेशनल नंबर है, रिपीट होता रहता है, चलता रहता है आगे तक। तो अगर इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 1, और हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस भी कितनी है? 1। यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे मैं मान लूँ ABC और इसको यहाँ मिला दिया, तो ये भी 1 है और ये भी 1 है। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें पता करना है, AB का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, BC 1 का स्क्वायर 1, तो AC की वैल्यू आ जाएगी 1 और 1 2, इधर से स्क्वायर जाएगा तो इधर स्क्वायर रूट, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आ गई? सर इसकी लेंथ आ गई √2। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसकी लेंथ कितनी आ गई? सर इसकी लेंथ आ गई √2। अब हम चाहें तो इस डिस्टेंस को √2 मान सकते हैं और यहाँ से रख के यहाँ चाप लगा दो। यहाँ से रख के हमने ये चाप लगा दिया, बात समझ रहे हो? कहाँ लगा? ये चाप। तो जहाँ ये कट कर रहा है, जहाँ ये कट कर रहा है हम मान लेंगे सर √2 यहीं। अब आपके मन में आ रहा होगा √3 रिप्रेजेंट करो, √5 रिप्रेजेंट करो, कुछ भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे अगर मुझे √5 रिप्रेजेंट करना है तो पहले मुझे ये देखना होगा कि √4 कहाँ पर होगा। √4 यानी कि 2, √4 यानी कि 2, तो फिर 2 यहाँ होगा, यहाँ 1 का लंब मान लेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का 1, दोनों 5 हो जाएगा, √5 ये डिस्टेंस बन जाएगी, चाप लगा देंगे, कहीं ना कहीं 2 और 3 के बीच में उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बात आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ से हम क्या सीखे कि वो सारी संख्याएं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, वो सारी संख्याएं, वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं होते हैं। अब आते हैं थोड़ा आगे। वास्तविक संख्याओं को हम बांट सकते हैं 2 पार्ट में। किसमें? दशमलव और पूर्णांक। हम उनको परमेय और अपरमेय में बांट सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है कि सर हम वास्तविक संख्याओं को परमेय और अपरमेय बांट सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि दशमलव में जो पार्ट बनते हैं, दशमलव में जो पार्ट बनते हैं उनमें से कुछ परमेय बनाते हैं, कुछ अपरमेय बनाते हैं। मैं चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ कि सर जिन संख्या रेखा को हम परमेय में बांट सकते हैं और अपरमेय में बांट सकते हैं, लेकिन वहाँ हम इतनी बेहतरीन तरीके से नहीं समझ पाएंगे जितना दशमलव के अंदर समझ पाएंगे कि परमेय और अपरमेय क्या होता है। तो हमने बांट लिया रियल नंबर को दशमलव और पूर्णांक, दशमलव और पूर्णांक। तो आ जाओ दशमलव समझते हैं। दशमलव क्या होता है? दशमलव होते हैं 2 प्रकार के, शांत दशमलव और अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव आराम से समझते हुए चलेंगे, पूरे का पूरा नंबर सिस्टम हम बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। शांत दशमलव की ये दिख रहा है यहाँ तक का? दिख रहा है। शांत दशमलव की हम बात करें 2.4, 8.3, 6.4, 142, कुछ भी, ये हो गए हमारे शांत दशमलव। यानी कि किसी निश्चित संख्या के बाद, किसी निश्चित संख्या के बाद वो दशमलव रुक जाता है, शांत हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि किसी निश्चित संख्या के बाद दशमलव कैसा हो गया? शांत हो गया, ख़त्म हो गया। अब आती है अशांत दशमलव में। अशांत दशमलव अपने आप में 2 प्रकार के हैं, अशांत
पुनरावृत्ति दशमलव, और दूसरा होता है अशांत गैर पुनरावृत्ति दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आइए समझते हैं क्या होता है। अशांत यानी कि पहली बात तो रुके ना, अगर शांत का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जाके ख़त्म हो रहा है, तो इससे हम बता सकते हैं अशांत यानी जो कहीं ख़त्म ना हो। लेकिन क्या लिखा है, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है बार बार आना, बार बार आना। जैसे मैं लिख दूँ 3.33333 चलता रहे, 2.434343 और चलता रहे, 0.681681 और चलता रहे, 4.1724 और चलता रहे। हमें दिख रहा है कि सर यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा है, लेकिन किसी निश्चित अंक या अंकों के समूह का, किसी निश्चित अंक या अंकों के समूह का मेरे दोस्तों रिपीटेशन हो रहा है, रिकरिंग आ रहे हैं, यानी कि वो बार बार आ रहे हैं, उनकी बार बार आवृत्ति हो रही है। बात समझ पा रहे हो? तो ये बन गया अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। समझते हुए चलना आसानी से, यहीं से निकलेगा कि पर में क्या होता है, पर में क्या होता है। अशांत गैर पुनरावृत्ति 3.41781382 कुछ, यानी कि कोई पैटर्न नहीं है और ख़त्म भी नहीं हो रहे, 1.4288 कुछ भी। और चलते रह रहे हैं। हमें नहीं पता है कि सर यहाँ पैटर्न फॉलो हो तो रहा है 1 2 3 4, ये पैटर्न नहीं है, किसी संख्या या संख्या का समूह रिपीट होना चाहिए। यहाँ रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। बात समझ रहे हो? ख़त्म यहाँ भी नहीं हो रहा है, दशमलव चलता है, दशमलव के बाद अंक आते जा रहे हैं, ख़त्म यहाँ भी नहीं हो रहा है, दशमलव के बाद अंक आते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ किसी पैटर्न, किसी नियम के अनुसार आ रहे हैं, यानी कि यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, या 43 रिपीट हो रहा है, या 681 रिपीट हो रहा है, या 1724 रिपीट हो रहा है। 1 अंक रिपीट हो सकता है, 4 अंक रिपीट हो सकते हैं, 40 अंक रिपीट हो सकते हैं। जो लगातार रिपीट होते रहेंगे वो, जैसे मैं कहूँ यहाँ और कौन आ जाएगा, सर यहाँ आ जाएगा √3, क्योंकि इसकी वैल्यू आती है 141 और चलता रहता है बिना किसी रिपीटेशन के, किसी निश्चित रिपीटेशन के। इसका होता है 1732 और चलता रहता है। बात समझ पाए? यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत? सर ये शांत है, यानी कि किसी निश्चित अंक के बाद ख़त्म हो जाता है। सर ये ख़त्म नहीं होता है, लेकिन किसी निश्चित अंक या अंकों का समूह बार बार आ रहा है। सर ये ना तो ख़त्म हो रहा है, ना ही इनमें अंकों का समूह बार बार आ रहा है। इसको बोलते हैं शांत दशमलव। ये हो गया शांत दशमलव, ये हो गया अशांत दशमलव। अशांत दशमलव को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। यहाँ तक देखो, कोई दिक्कत हो? यहाँ तक समझो बातें। अब मेरी बात सुनना अच्छे से, इसको मैं ही लिखा रहने देता हूँ, पूर्णांक पे आता हूँ थोड़ी देर बाद। अब यहाँ से हम समझेंगे क्या, परमेय और अपरमेय। यहीं से हम क्या समझेंगे, यहाँ से समझेंगे हम परमेय और अपरमेय। हम रियल नंबर को परमेय और अपरमेय में भी बांट सकते हैं, दशमलव और पूर्णांक में भी बांट सकते हैं।
परमेय हम जानते हैं इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। बात सही है? बिल्कुल, बहुत सही। इसकी डेफिनेशन है कि कोई संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके तथा Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, और P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक अभी थोड़ी देर में हम समझने वाले हैं। पूर्णांक होने चाहिए। बात क्लियर है? P अपॉन Q के रूप में हों या बनाई जा सकें, P अपॉन Q के रूप में हों या बनाए जा सकें, यानी कि अंश बटे हर के रूप में कोई नंबर लिखा हो या उसको लिखा जा सके। मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई नंबर अंश बटे हर के रूप में हो या अंश बटे हर के रूप में बनाया जा सके, तथा क्या कहा है, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, और P तथा Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक का मतलब है ये दोनों ही नंबर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे हो ना? देखो दोनों पूर्णांक हैं, मैं ऐसे नहीं लिख सकता 1.3 2.43। इनको पहले में सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जो नंबर बनेगा वो रेशनल नंबर बनेगा। दूसरी बात, तो एक बात बताओ, इन नंबर्स को हम क्या P अपॉन Q के रूप में बना सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल, इसको लिख सकते हैं 24/10, कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 12/5 P अपॉन Q। सर पहली शर्त कन्फर्म है, Q बराबर नहीं 0, Q बराबर नहीं, सर दूसरी शर्त कन्फर्म है, P तथा Q दोनों पूर्णांक, 12 भी पूर्णांक है और 5 भी पूर्णांक है, तीसरी शर्त भी पूर्ण हो रही है। यानी कि क्या कह सकते हैं हम कि सर अशांत दशमलव को हम परमेय बना सकते हैं। अशांत दशमलव को हम क्या बना सकते, सॉरी शांत दशमलव को हम परमेय बना सकते हैं, ऐसे इसको कहें। बिल्कुल, P अपॉन Q बिल्कुल है, Q बराबर नहीं 0, बिल्कुल बराबर नहीं 0 का मतलब है अपॉन में केवल 0 नहीं आना चाहिए। तुम कहोगे सर 100 आ गया, ये 0, ये 0 नहीं मेरे दोस्तों, केवल 0 नहीं आना चाहिए, केवल 0। क्यों नहीं आना चाहिए, इस पर हम थोड़ी देर में आने वाले हैं। इसको लिख सकते हैं 64/10, काटेंगे तो ये आ जाएगा 32/5। ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 2 3, तो 3 0 और 1, कैलकुलेट करेंगे कुछ भी आ रहा होगा P अपॉन Q के रूप में लिख जाएगा। यानी कि अशांत दशमलव को जब हम हल करेंगे तो P अपॉन Q की फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि अशांत दशमलव से हम परमेय संख्याएं बना सकते हैं। अब आती है बात यहाँ पे, जब कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 3 दशमलव, कौन बार बार रिपीट हो रहा है, 3 पर बार। क्लियर है? इसको लिख सकते हैं 2 दशमलव, कौन बार बार रिपीट हो रहा है सर, 43, तो 43 पर बार। इसको हम लिख सकते हैं 0 दशमलव, कौन बार बार रिपीट हो रहा है, 681 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 681 पर बार। अब बार को कैसे हल करते हैं, हमें कुछ नहीं करना है सर, क्या लिखा है 3 3, 33 लिख दिया। डेसिमल के बाद कितने नंबर पर बार है, 1 नंबर पर, तो एक बार नीचे 9 लिख देंगे। ऐसा क्यों होता है वो थोड़ी देर में समझेंगे, या फिर सिंपलीफिकेशन में समझेंगे कि रिकरिंग डिजिट को कैसे हल किया जाता है, यानी कि आवर्त भिन्न, ये आवर्त भिन्न बन जाती है, इसको कैसे हल किया जाता है। सर किस पर बार नहीं है, 3 पर बार नहीं है, तो ये बन जाएगा 30/9। इसको हल करेंगे तो बन जाएगा 10/3। तो इस नंबर को हमने क्या लिख दिया, P अपॉन Q, पहली शर्त कन्फर्म है, Q बराबर नहीं 0, दूसरी शर्त कन्फर्म है, और P तथा Q दोनों ही पूर्णांक हैं, तीसरी शर्त भी कन्फर्म हो रही है, तीसरी शर्त भी मान्य हो रही है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर इन नंबर्स को भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 नहीं होगा और P और Q दोनों ही इंटीजर बन रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ तक? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ आई है? बिल्कुल। अब आते हैं अशांत पर। सर इसको ना तो हम ये बता सकते हैं सर कितने डिजिट आए,
यहाँ हम नहीं बता सकते कितने डिजिट आए होंगे, तो ये नहीं बता सकते कि कितने शून्य आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, अंकों में कोई पैटर्न नहीं बन रहा है कि कोई निश्चित अंक बार बार रिपीट हो रहा हो, तो इस पर हम बार भी नहीं लगा सकते, यानी कि इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि सर अशांत दशमलव और अशांत पुनरावृत्ति दशमलव, इन दोनों को ही मिला के क्या बनता है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। और अशांत गैर पुनरावृत्ति दशमलव क्या होता है सर, ये बन गया अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। इतनी बात आप समझ पाए कि परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। अभी थोड़ी जानकारी इसमें और भी हमें जाननी है। इतना पता चल गया कि दशमलव में जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय बना सकता है, अशांत दशमलव होता है किंतु पुनरावृत्ति हो रही हो, रिपीटेशन हो रहा हो, वो परिमेय बना सकता है, और जिसमें रिपीटेशन नहीं हो रहा वो बनाएगा अपरिमेय। रिपीटेशन का मतलब है सर यहाँ बहुत सारे अंक आए हैं और हम बता नहीं सकते, ये डेसिमल कभी भी ख़त्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा, तभी इसका नाम है अशांत, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका कोई एंड नहीं है, देयर इज नो एंड ऑफ दिस कैलकुलेशन। बात समझ आई बात? इतनी बात एक बार देखो। देखिए आराम से यहाँ तक क्या जानकारी है जो आपको समझ नहीं आई है। अब आते हैं थोड़ा परिमेय और अपरिमेय पर। किस पर आते हैं? परिमेय और अपरिमेय पर। थोड़ी जानकारी आप यहाँ से जान चुके होंगे, फिर परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, व्हाट इज रेशनल एंड इर्रेशनल। थोड़ी जानकारी और हम जान लेते हैं कि क्या होता है। देखिए परिमेय और अपरिमेय, हम रियल नंबर को परिमेय और अपरिमेय में भी बांट सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। परिमेय मैंने अभी समझाया कि कोई संख्या या तो P/Q के रूप में हो या बनाई जा सके, और Q की जगह क्या नहीं होना चाहिए, 0। दूसरा, P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। दूसरी बात यह आती है कि सर दो क्या है, दो परिमेय है कि अपरिमेय है? सर दो परिमेय है, लो अपन में बन लिख दिया। सर तीन क्या है? सर तीन भी परिमेय है, अपन में बन रख दिया। सर 2.843 क्या है? सर ये भी परिमेय है, लिख सकते हैं 2843। 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 के आगे 3 जीरो, ये भी बन गया P/Q। Q बराबर नहीं है 0 और दोनों के दोनों इंटीजर है। सर 0 क्या है? सर 0 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, इट इज ए रैशनल नंबर। कैसे? इसकी वैल्यू आ जाती है 0, P/Q। Q बराबर नहीं 0, Q बराबर नहीं 0। उसने P के बारे में थोड़ी कहा है, उसने कहा है Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P के बराबर की बात नहीं की है, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। 0 इंटीजर है, बिल्कुल है 0 इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, यानी कि 0 भी एक क्या है? सर 0 भी एक परिमेय संख्या है। अब आती बात सर 22/7 क्या है? ये तो P/Q के रूप में पहले ही लिखा हुआ है, Q बराबर नहीं 0 है, P और Q दोनों पूर्णांक हैं तो ये भी परिमेय है। लेकिन पाई जो है, पाई क्या है? सर पाई अपरिमेय है, पाई अपरिमेय है। पाई अपरिमेय क्यों है? क्योंकि पाई का मान 22/7 नहीं होता है, ये लगभग मान है, ये लगभग मान है। और जब हम कोई छोटी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो रेशियो यही निकलता है, यही अनुपात बन जाता है। किसमें? किसी वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अनुपात ही पाई होता है। किसी वृत्त की परिधि और व्यास के बीच का अनुपात ही क्या होता है? पाई।
तो जब छोटी वैल्यू कर रहे होते हैं तो वहाँ अनुपात बन जाता है 22/7 लगभग। कैसा? लगभग। मैं फिर कहूँगा पाई बराबर नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये लगभग मान होता है। कैसा मान होता है? लगभग, अप्रॉक्सीमेट मान होता है। दूसरी बात, पाई कैसा है पर में, क्योंकि इसके बाद रिपीटेशन चलता रहता है, जबकि यहाँ भाग देंगे तो रिपीटेशन चालू हो जाता है, यहाँ रिपीटेशन नहीं बनता है। इतनी बात समझ आई। दूसरी बात, अगर हम कहें कि अपर में क्या होता है तो आप कह दोगे जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, जो P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, या हम कह दें नीचे 0 लगा दो, तो ये नंबर ना तो पर में है ना ही अपर में है। ये नंबर जिसमें 7 के अपन में 0, क्योंकि यहाँ 0 नहीं था, यहाँ 0 रख दो बन जाएगा। नहीं, ये नंबर जब अपन में 0 आ जाता है तो कंडीशन बनती है अपरिभाषित। क्यों बनती है ये हम थोड़ी देर में या फिर डिविजिबिलिटी में सीख सकते हैं। अपरिभाषित तो किसी नंबर के नीचे, यानी कि अपन में अगर 0 है, किसी संख्या के अपन में 0 है, बटे में 0 है, तो वो होती है नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। परमी संख्या क्या होती हैं? √2, √3। तुम कहोगे सर यहाँ √2 के अपन में भी तो बल लगा सकते हैं। बिल्कुल लगा सकते हैं, चलो देखते हैं। P/Q, P/Q, पहली शर्त इन्होंने पूरी कर दी। Q बराबर नहीं 0, Q बराबर नहीं 0, दूसरी शर्त भी पूरी कर दी। P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए, ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए √2 के अपन में बन लिख के हम ये नहीं कह सकते कि ये P/Q के रूप में बन गया। बात समझ रहे हो? ये पूर्णांक नहीं है। आपको सर √4/2, तो अभी ये पूर्णांक नहीं है, लेकिन √4 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। अब ये पर, यानी कि ऊपर इंटीजर आना चाहिए। इस नंबर से अगर कोई इंटीजर बन रहा है, इस अब अंडर रूट में अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब निकल रहा है, अगर यहाँ क्यूब पूछा होता तो क्यूब निकाल देते, लेकिन यहाँ स्क्वायर पूछा है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब निकल रहा है तो वो बन जाएगा रेशनल। लेकिन अगर नहीं निकल रहा है तो क्या रहेगा? रेशनल। जैसे मैंने यहाँ कहा √4, तो यहाँ क्यू कर देंगे तो ये भी बन गया रेशनल। पाई भी क्या है? रेशनल है। बात समझ रहे हो? तो यानी कि परमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखे जा सके, Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P तथा Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, और ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा, संकट देख लीजिए? बिल्कुल नहीं है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। आप परमेय और अपरिमेय बहुत ही अच्छे तरीके से सीख गए होंगे। अब आते हैं आगे। 0 भी मेरे दोस्तों एक रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है। अब हमने क्या सीख लिया? सर रियल नंबर को हमने बांटा था दशमलव और पूर्णांक में। दशमलव को मैंने डीपली जाके समझा, वहीं से परमेय और अपरिमेय बनी। परमेय और अपरिमेय में बांट सकते हैं हम रियल नंबर को। अब आती है कहानी पूर्णांक पर। इंटीजर, मीनिंग पे मत जाना मेरे दोस्तों। पूर्णांक अगर हम बात करें तो इस नंबर में ही देखो इसका अर्थ हुआ है पूर्ण अंक, यानी कि कंप्लीट डिजिट। तो अगर मैं नंबर लाइन पर डेसिमल वाली संख्याओं को हटा दूं, तो क्या बचेगा सर? तो बचेंगे पूर्णांक। क्या बचेगा? तो बचेंगे पूर्णांक माइनस अनंत, इधर प्लस अनंत। अगर संख्या रेखा से हम दशमलव को हटा दें तो जो नंबर बनेंगे वो कौन बचेंगे? सर वो बचेंगे पूर्णांक। कौन बचेंगे? वो सारे नंबर कौन बचेंगे? पूर्णांक। हम कह सकते हैं सभी पूर्णांक नंबर लाइन पर होते हैं। जो 0 से इस तरफ हैं इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। जो 0 से इस तरफ हैं उनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक,
नेगेटिव इंटीजर। जीरो अपने आप में एक इंटीजर है, इसको बोलते हैं जीरो इंटीजर या कहते हैं न्यूट्रल, नेचुरल नहीं दोस्तों, न्यूट्रल इंटीजर, यानी कि उदासीन पूर्णांक। जो लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे वो इस वर्ड को अच्छे से जानते होंगे। उदासीन पूर्णांक या इसकी हिंदी लिख दो शून्य पूर्णांक। जीरो अपने आप में एक इंटीजर है, अपने आप में एक पूर्णांक है मेरे दोस्तों। शून्य जो है वो ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, तो अपने आप में शून्य एक पूर्णांक बन गया। हम ये भी कह सकते हैं कि शून्य धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, दोनों एक ही बात है। लेकिन ये कहना ज़्यादा सही होगा कि शून्य ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। अब यहाँ से मेरे दोस्तों समझना, अगर मैं कहूँ गैर शून्य पूर्णांक बताइए, क्या बताइए? गैर शून्य धनात्मक पूर्णांक, तो यहाँ से तो जीरो कहाँ चला गया सर इसमें। गैर शून्य ऋणात्मक पूर्णांक बताइए, तो कहाँ से यहाँ तक जीरो कहाँ चला गया उधर। बात समझ रहे हो ना? अब यहाँ से एक बात और निकलेगी कि ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं, ये जो धनात्मक पूर्णांक हैं इन्हीं को बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। बात समझ रहे हो? एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यानी कि धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या कह सकते हैं कि सर धनात्मक संख्याएं ही नेचुरल नंबर कहलाती हैं। और अगर हम धनात्मक पूर्णांक में शून्य पूर्णांक को भी शामिल कर लें, धनात्मक पूर्णांक में शून्य पूर्णांक को भी शामिल कर लें, धनात्मक पूर्णांक में शून्य पूर्णांक को भी शामिल कर लें, तो ये संख्याएं बन जाती हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। बात समझ रहे हो कि सर धनात्मक पूर्णांक में हमने शून्य को शामिल कर लिया तो ये बन गई पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी हो तो देखें, कोई बात ऐसी हो जो समझ ना आई हो। मैंने क्या पूर्णांक को मैंने बांटा से धनात्मक पूर्णांक, यानी कि एक से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, -1 से माइनस अनंत तक की, अनंत कोई संख्या नहीं है, अनंत कोई नंबर नहीं है, ये केवल एक चिन्ह है जो ये दर्शा रहा है कि ये श्रृंखला अनंत तक जा रही। अनंत माने जिसका कोई अंत ना हो, देयर इज नो एंड। और जीरो अपने आप में पूर्णांक था, इसको मैंने शून्य पूर्णांक कहा तथा उदासीन पूर्णांक कहा। उदासीन पूर्णांक क्यों कहा? हमने 10 में से शून्य घटाया 10 आया, 10 में शून्य जोड़ा तब भी 10 आया, यानी कि शून्य के धनात्मक और ऋणात्मक होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये हो गया न्यूट्रल। अगर हम 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ 2 के माइनस और प्लस होने पर फर्क पड़ रहा है, लेकिन जीरो के माइनस और प्लस होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये हो गया उदासीन पूर्णांक। इतनी बात समझ आई कि सर धनात्मक पूर्णांक क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होती हैं? ए। और धनात्मक पूर्णांक में जब हमने शून्य पूर्णांक को शामिल कर लिया, धनात्मक पूर्णांक में जब हमने शून्य पूर्णांक को शामिल कर लिया तो ये बन गया पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अब आते हैं थोड़ा आगे। आज हम नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन पूरा ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ें चलेंगी। अब हमने ले लिया इसमें से धनात्मक पूर्णांक। दोस्तों ध्यान रखना, हमने क्या लिया है? सर हमने लिया है धनात्मक पूर्णांक। हमने क्या लिया है? हमने लिया है धनात्मक पूर्णांक मेरे दोस्तों। यानी कि जब इसका क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे तो कहीं पर भी शून्य नहीं आ रहा होगा, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में शून्य नहीं होता है। इसको हम बांटते हैं 2 तरीके से।
एक होता है 2 की भाज्यता के आधार पर, और एक होता है गुणनखंडों की प्रवृत्ति या संख्या के आधार पर। मैंने क्या कहा सर, हम किसको क्लासीफाई कर रहे हैं? हम कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर को। उसको 2 तरीके से बांटते हैं कि एक तो 2 की डिविजिबिलिटी के बेस पर लेके, और एक नंबर ऑफ फैक्टर या कह दें नेचर ऑफ फैक्टर। 2 की भाज्यता के आधार पर सम और विषम, सम और विषम। सम को बोलते हैं इवन नंबर और विषम कहलाता है ऑड नंबर। जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं वो कहलाती हैं सम संख्या, जैसे 0, 2, 4, 6, 8। कुछ लोगों को इस पर डाउट होगा, इसको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। यानी कि 2 की भाज्यता में यह समझा देता हूँ कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक, किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है, पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। किसी संख्या के इकाई का अंक यदि 2 से विभाजित हो रहा है, पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ये नियम कैसे बना, ये आगे की बात है। कौन कौन डिवाइड नहीं होगा, यहाँ से हम क्या सीखे कि सर जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो सम यानी कि इवन। जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होंगी, विभाजित का मतलब है कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, रिमाइंडर 0। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी वो विषम, यानी कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो विषम। जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सम संख्या। अब कितने लोगों को दिक्कत हो सकती है कि 0 सम है या विषम, तो इसको समझाने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको भी ले लूँगा कि 0 सम है या विषम। नहीं, यहीं ले लो, चलो। यहाँ से अब ये तो सीखे होंगे सर ये 2, 4, 6, 8 इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा बताइए 2 क्या है, पहले ये देख लो। 30 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। 31 नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 है। तो 0 अगर डिवाइड हो रहा है, 0 अगर डिवाइड हो रहा है तभी तो 0 3 से भी डिवाइड हो जाता है। तो ये मैंने कब कहा कि जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, जो 3 से डिवाइड नहीं होगा वो सम नहीं होगा। लो, मैंने कहा 18 3 से डिवाइड नहीं होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन क्या ये सम नहीं है? ये बिल्कुल फ्री इवन नंबर है। हमें तो ये देखना है कि 2 से हो रहा है कि नहीं, और किसी नंबर से हो या ना हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो सम, अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो विषम। मैंने कहा 0 में देखिए 2 का भाग, बिल्कुल 0 आ गया 0, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये नॉट डिफाइन है। आते उस पर भी थोड़ी देर में। 0 में 2 का डिवाइड दिया 0 आ गया। या फिर हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी सम संख्या में कोई सम संख्या अगर हम ऐड करें तो सम संख्या ही आती है। जैसे मैंने 4 में 6 ऐड किया, कितना आया? 10। मैंने 8 में 4 ऐड किया, कितना आया? 12। मैंने 22 में 32 ऐड किया, कितना आया? 54। सम संख्या में सम संख्या ऐड कर रहे हैं तो सम संख्या ही आ रही है। इवन प्लस इवन बराबर इवन। अब मैंने मान लिया कि 0 इवन है, 0 प्लस 8 कितना आया? अभी चेक किया था, इवन प्लस इवन बराबर इवन। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0 सम है। आप कहोगे सर ऐसे तो हम यहाँ ले लें, सम प्लस विषम हमेशा क्या होता है? विषम। कैसे?
4 में हमने 5 जोड़ा 9, 4 सम है 5 विषम है, दोनों को जोड़ रहे 9 विषम आ रहा है। 8 में हमने 11 जोड़ा 19 आया, 8 सम है 11 विषम है, दोनों को जोड़ा विषम आ रहा है। अभी मैंने 0 को क्या माना है, 0 है सम, तो हमने यहाँ 0 रख दिया, यहाँ रख दिया 5, कितना आ रहा है 5। सम में विषम जोड़ा विषम आ रहा है, 0 की जगह यहाँ 7 रख दिया, 7 आया। सम में विषम जोड़ा विषम आ रहा है। बात समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो 0 है वो सम संख्याओं की सभी शर्तें पूरी कर रहा है। अब इसको हम विषम मान के चल लो, हमने ले लिया विषम, विषम प्लस विषम बराबर होता है सम। कोई विषम नंबर हमने ले लिया 5, दूसरा विषम नंबर हमने ले लिया 3, जोड़ के कितना आया 8। यानी कि विषम नंबर में विषम नंबर, ये चीज़ें आगे बहुत काम आने वाली हैं। एक तो 0 को प्रूव करने के लिए आ रही हैं, इससे ज़्यादा आगे और आएंगे काम। विषम में हमने विषम जोड़ा सम आया, ये भी विषम है ये भी विषम है, इन दोनों को जोड़ा 28 आया। यानी कि ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड कर रहे हैं तो इवन नंबर आ रहा है। तो अगर हम 0 को ऑड मान लें, ऑड प्लस ऑड आना चाहिए इवन, जबकि आ क्या रहा है ऑड। बात क्लियर है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 0 क्या है, 0 एक इवन नंबर है, 0 एक इवन नंबर है। मेरी बात ध्यान रखना, 0 एक इवन नंबर है। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट चल रहा होगा कि अगर 0 इवन नंबर है तो सबसे छोटी सम संख्या 2 क्यों होती है। मुझे पता है कि आप लोगों के मन में ये बातें चल रही होंगी, उस पर भी आते हैं, आराम से चिंता मत करना। अगर मैं कहूँ 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 कि बताइए सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो आपने कह दिया 2। मैंने अभी बताया था, मैं पूछ रहा हूँ सबसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सबसे छोटी सम संख्या क्या है। तो किसी ने आंसर दिया 2, तो एक लड़का बोल देगा सर 0 भी तो है। 0 कैसी है, इवन, 0 इवन है नो डाउट। तो किसी ने कहा सर 0 है, तो एक लड़का आएगा वो कहेगा सर -2। क्या 0 और -2 में कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा है, और -2 इवन नंबर है, हमने 2 से डिवाइड दिया, डिवाइड हो रहा है। एक ने 2 कहा तो दूसरा कह देगा सर -4। यानी कि जब तक हम ये डिफाइन नहीं करेंगे कि वो कब पूछ रहा है, तब तक हम नहीं बता सकते। ये क्वेश्चन गलत है। हम कहें सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है, अब आंसर होगा 2, क्योंकि धनात्मक का मतलब है हम 0 शामिल नहीं कर सकते। अभी बताया था धनात्मक पूर्णांक में क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक में 0 शामिल नहीं है। तो सही क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है। अगर उसने कह दिया सबसे छोटी सम संख्या क्या है, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर इसका 2 लगाना सही नहीं होगा। क्यों, 0 भी तो छोटा है और 0 सम है। जो 0 बताएगा तो -2 वो भी छोटा है। जब तक वो डिफाइन नहीं करेंगे सर धनात्मक, तब तक ये क्वेश्चन गलत है। तो सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या क्या है, 2। उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। तो हमने धनात्मक पूर्णांक को बांटा 2 की भाज्यता के आधार पर, जो 2 से डिवाइड हो जाए वो सम, जो 2 से डिवाइड ना हो वो विषम। अब आते हैं यहाँ गुणनखंडों की प्रगति के आधार। यहाँ बांटी जाती हैं भाज्य, अभाज्य, एक, परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ये तो 1 हो ही गया, और ये होता है परफेक्ट नंबर। अब हम धनात्मक पूर्णांक को किस आधार पर बांट रहे हैं, गुणनखंडों की प्रगति के आधार पर। दिख रहा है वहाँ तक।
तो देखते हैं, भाज्य और अभाज्य समझते हैं पहले, परिपूर्ण बाद में समझें। अभाज्य की परिभाषा है जिसके केवल दो गुणनखंड हो। दो गुणनखंड, केवल दो का मतलब है ना दो से ज़्यादा ना दो से कम, ना दो से ज़्यादा ना दो से कम। कितने गुणनखंड हो? केवल दो। भाज्य की परिभाषा क्या है? जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो। तीन गुणनखंड हो, जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो। पहले इनकी समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूँ दो, तो एक से गुणनखंड जानते हो ना, वो संख्याएं, जैसे मैं कहूँ 12 के गुणनखंड बताइए, तो 1 2 3 4 6 और 12। इन नंबर से ये 12 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, यानी कि जिन संख्याओं से कोई संख्या विभाजित हो जाती है वो सारी संख्या उसका क्या कहलाती हैं? गुणनखंड। जिसमें वो 6 किससे डिवाइड है? 1 2 3 और 6 से। तो 6 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे? 1 2 3 और 4। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। तो यहाँ समझिए, जिसके केवल दो गुणनखंड हों, तो 1 और 2, मैं 3 को ले लूँ, 1 और 3। मैं कहूँ, यहाँ देख लो कि बताइए 11। क्या बताइए? 11। तो 1 से डिवाइड होगा और 11 से। तो ये तो पता चलेगा सर, एक तो सभी का होगा और दूसरी संख्या हम कह सकते हैं कि वह संख्या अभाज्य संख्या होगी जिसका एक गुणनखंड तो 1 हो और एक वो खुद हो, नंबर इटसेल्फ हो, वो क्या हो जाएगी? अभाज्य संख्या। भाज्य जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। कम से कम का मतलब है कम से कम 3 हो या 3 से ज़्यादा हो, लेकिन 3 से कम नहीं होना चाहिए। तो जैसे मैं कहूँ 4, तो 4 का पहला गुणनखंड 1 2 और 4। मैं कहूँ बताइए 20, 1 2 4 5 10 और 20। तो ये दोनों अभाज्य। आगे अभाज्य जिसके कम से कम कितने गुणनखंड हो? 3। एक जो है, एक वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। भाज्य क्यों नहीं है? भाज्य की परिभाषा क्या है? जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, एक का केवल एक ही गुणनखंड है। और अभाज्य की क्या है? जिसके केवल 2 हों, तो उसका भी कितना है? केवल 1। परिपूर्ण संख्या ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग संख्या के बराबर हो तथा उनमें संख्या शामिल ना की जाए। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए 6, तो 6 के कितने गुणनखंड होंगे? सर 1 2 3 और 6। मैंने कहा संख्या शामिल ना की जाए, तो संख्या हमने शामिल नहीं की। अब इनको जोड़िए, 3 और 2 5 और 1 6, यानी कि 6 के सभी गुणनखंडों का योग, 6 के सभी गुणनखंडों का योग किसके बराबर है? सर 6 के ही बराबर है। उसमें संख्या को शामिल, यानी कि 6 को शामिल नहीं किया गया है। ऐसा क्या सभी के साथ होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने एग्जाम्पल ले लिया 12, 1 2 3 4 6 12। 6 4 10 3 13। देखो यहीं ज़्यादा हो गया, संख्या तो शामिल नहीं करनी है। 6 4 10 3 13, तो ये नहीं है। यानी ऐसी संख्याएं, 6 के बाद एक आता है 28। कोई नियम नहीं है, ये याद ही करने पड़ते हैं। 1 2 4 7 14 और 28। 28 के कुल कितने गुणनखंड हैं? 1 2 4 7 14 28। तो उसमें 28 को शामिल नहीं करेंगे। 14 7 21, 21 4 25, 25 2 27 और 1 28। कितना हो रहा है योग? योग हो रहा है 28। तो पहली एक परिपूर्ण संख्या कौन हो गई? सर एक परिपूर्ण संख्या हो गई 6, एक हो गई 28। अभी तक कुल 51 परिपूर्ण संख्याएं खोजी जा चुकी हैं। कुल 51 परफेक्ट नंबर खोजे जा चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने किसको बांटा था? हमने बांटा था धनात्मक पूर्णांक को। हमने किसको बांटा था? हमने बांटा था धनात्मक पूर्णांक को। क्लियर है?
दो की भाज्यता के आधार पर सम और विषम बनी, गुणनखंडों की प्रगति के आधार पर ये बनी। अब इसमें रह गई अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि अभाज्य संख्याओं में 3 पार्ट होते हैं, जुड़वा अभाज्य, इसको समझ लो, उसके बाद उस पर आते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों आगे किस पर, अभाज्य संख्या पर। हम क्या क्या सीख चुके हैं, हम धनात्मक पूर्णांक को हमने बांटा था किसमें, 2 की भाज्यता के आधार पर और गुणनखंडों की प्रगति के आधार पर। धनात्मक पूर्णांक को हमने किसमें बांटा था, 2 की भाज्यता के आधार पर और गुणनखंडों की प्रगति के आधार पर। 2 की भाज्यता के आधार पर सम और विषम बनाई, गुणनखंडों की प्रगति के आधार पर हमने भाज्य, अभाज्य, पूर्ण संख्या और एक बनाया। अब आते हैं हम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या कहा, इनकी क्या डेफिनेशन थी, केवल 2 गुणनखंड हों, केवल 2 गुणनखंड हों, ना तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए मेरे दोस्तों, ना ही 2 से कम, ना ही तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ना 2 से कम। हमने कहा था कि सबसे पहली संख्या कौन थी, 2, गुणनखंड 1 और 2, 3, 1 और 3, 5, 1 और 5, 7, 1 और 7, 11, 1 और, यानी कि अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसका एक गुणनखंड तो 1 हो, एक गुणनखंड तो 1 हो, और दोस्तों एक जो है वो सर्वमान्य गुणनखंड है, वो सर्वमान्य गुणनखंड है। सर्वमान्य सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, सभी धनात्मक संख्याओं का गुणनखंड 1 तो जरूर होता है, 1 तो। अब यहाँ हमें समझना क्या है, यहाँ पहला सवाल जो नॉर्मली ज़्यादा कठिन नहीं है, नॉर्मली पूछा जाता है कि सर 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, क्यों, 2 इवन भी है और प्राइम भी है, 2 इवन भी है और प्राइम भी है, और इकलौता 2 ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम है। जब भी कभी प्राइम नंबर से कोई क्वेश्चन बनता है तो जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है वो है ये 2, क्योंकि इवन भी है और प्राइम भी है। दूसरा 3, 5 और 7, 3, 5 और 7 एकमात्र ऐसा अभाज्य जोड़ा है, 3, 5, 7 एकमात्र ऐसा अभाज्य जोड़ा है जो 2 के डिफरेंस पर है, जो 2, 5 और 3 में 2 का डिफरेंस, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस, एकमात्र ऐसा अभाज्य जोड़ा है 3, 5, 7 का जो 2 के डिफरेंस पर है। अगर मैं कहूँ 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं बताइए, अभाज्य क्रमागत का मतलब लगातार और अभाज्य होनी चाहिए, तो ऐसे नहीं 1, 2, 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो 2 के अंतर में, केवल 3, 5 और 7 है। अब बात ये आती है कि ये 2 हमारी क्या हेल्प करने वाला है, ये 2 हमारी क्या हेल्प करने वाला है, तो समझते हैं। मैंने सवाल दे दिया, ऐसा करो पहले अभाज्य संख्या को हम डिफाइन कर लेते हैं और आगे कि अभाज्य कितने टाइप होते हैं उसके बाद हम इस चीज़ पर आते हैं कि 2 कैसे हेल्प करेगा, अभाज्य संख्याओं से सवाल कैसे बनते हैं, सब कुछ। 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 50 से लेके 100 तक 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 1 से लेके 100 तक 74 भाज्य संख्याएं होती हैं, कंपोजिट नंबर 74 कंपोजिट नंबर, 25 और 1 जो बच गया वो है 1, ये ना तो भाज्य ना ही अभाज्य।
अब आते हैं हम अभाज्य संख्याओं पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइम नंबर। एक तो होती है जुड़वा अभाज्य, जुड़वा अभाज्य, एक होती है सापेक्षिक अभाज्य और एक होती है सह अभाज्य। कुछ कुछ किताबों में ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हम बता के चलें। जुड़वा अभाज्य क्या होती हैं? जुड़वा अभाज्य होती हैं ऐसी दो अभाज्य संख्या, मेरी बात ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं। तो पहली कंडीशन ये हो गई कि दोनों इवन दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए। दोनों कैसे नंबर होने चाहिए? प्राइम। ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 हो। अंतर कितना हो? सर अंतर होना चाहिए 2। पहली कंडीशन क्या है कि सर दोनों प्राइम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि दोनों अभाज्य होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ 3 और 5, 3 अभाज्य है, सर अभाज्य है। 5 अभाज्य है, अभाज्य है, दोनों का अंतर 2। मैं कहूँ 5 और 7, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य, दोनों प्राइम हैं और डिफरेंस कितना है? 2। 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31, 41 और 43, 59 और 61, 71 और 73। 1 से लेके 100 तक ये 8 जोड़े हैं जो जुड़वा अभाज्य हैं। 1 से लेके 100 तक ये 8 जोड़े हैं जो जुड़वा अभाज्य हैं। 100 के बाद पहला जोड़ा कहाँ मिलेगा? 101 और 103, दोनों अभाज्य, अंतर 2। तो यहाँ केवल समझना क्या है? समझना ये है कि जुड़वा अभाज्य संख्याएँ क्या होती हैं। तो वे संख्याएँ कौन सी? वे संख्याएँ जो अभाज्य हों और उनके बीच का अंतर कितना हो? 2। उनके बीच का अंतर कितना हो? 2। मैं कहूँ क्या ये अभाज्य हैं? सॉरी, जुड़वा अभाज्य हैं। सर ये अंतर तो 2 है, लेकिन यहाँ 15 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है। 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर। बात समझ रहे हो? तो पहली कंडीशन है सर दोनों प्राइम नंबर होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए? 2। यानी कि द नंबर विच इज ऑल बोथ आर प्राइम एंड द डिफरेंस बिटवीन 2। दूसरी आती है सापेक्षिक, इसको बोलते हैं ट्विन्स प्राइम, ट्विन प्राइम, इसको बोलते हैं रिलेटिवली प्राइम। मीनिंग पे मत जाना मेरे भाइयों। सापेक्षिक अभाज्य माने सर जिनका HCF 2 हो, ऐसी संख्याएं जिनका HCF कितना हो? 1। सॉरी, HCF कितना हो? मेरी बात फिर ध्यान से सुनना। यहाँ मैंने कहा था ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, यानी कि दोनों पहले अभाज्य होनी चाहिए, तब अंतर हम 2 देखेंगे। केवल अंतर 2 होगा तो नहीं चलेगा, केवल अंतर 2 होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ दोनों अभाज्य हों और अंतर 2 हो। यहाँ मैंने कहा है 2 संख्याएं वो अभाज्य हों या ना हों, उनका HCF कितना होना चाहिए? 1। जैसे मैं कहूँ 7 और 9, 7 का डिवाइड 9 में नहीं जाएगा, 9 का डिवाइड 7 में नहीं जाएगा, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ये सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक दूसरे के लिए अभाज्य संख्याएं हैं। एक का भाग दूसरे में नहीं जा रहा, दूसरे का भाग एक में नहीं जा रहा। मैं कहूँ बताइए 16 और 25, ये क्या सापेक्षिक अभाज्य हैं? बिल्कुल हैं। क्यों? क्योंकि 16 का कोई भी फैक्टर 25 में मौजूद नहीं है, 25 का कोई भी फैक्टर 16 में मौजूद नहीं है। इन दोनों में कोई भी कॉमन चीज़ नहीं है सिवाय 1 के। तो अगर 1 कॉमन है तो HCF कितना हो जाएगा? फिर HCF हो जाएगा 1। इन दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है, फिर भी ये एक दूसरे के लिए कैसे हैं? सापेक्षिक अभाज्य। अब आती है सह अभाज्य। सह अभाज्य की कंडीशन है सर दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों अभाज्य होने चाहिए, और दोनों अभाज्य होंगे तो अल्टीमेटली आंसर 1 तो आ ही जाएगा। HCF कितना आ जाएगा? 1। अगर कोई 2 नंबर प्राइम है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो
तो यहाँ कंडीशन क्या है कि केवल HCF एक हो, यहाँ कंडीशन है कि दोनों अभाज्य हों। तो ये कंडीशन हो या ना हो, ये अपने आप बन जाएगी। तो यहाँ हम कहेंगे सर 3 और 5, 3 और 11, 7 और 23, कोई भी दो नंबर ले लो। कंडीशन पहले क्या है सर, दोनों अभाज्य, और दोनों अभाज्य होंगी तो वो प्राइम तो वो HCF एक तो होगा ही। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। 1 से लेके 100 तक जुड़वा अभाज्य 8 होती हैं। अब इनका सवालों में किस प्रकार प्रयोग होगा वो जानते हैं। इतनी बात पहले आप समझ लीजिए। अब आते हैं सवालों पे। मैंने सवाल दिया, अच्छे से समझना। 2 जुड़वा अभाज्य संख्याओं का योग। 2 जुड़वा अभाज्य संख्याओं का योग 204 है। संख्याएं बताइए। देखो दोस्तों, कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, जैसे इनको हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ इतनी बात समझ लो कि अगर हमारे पास एक समीकरण, जैसे मैंने कहा 5x + 3x = 16, तो एक ही समीकरण है और वेरिएबल भी एक है, चर भी एक है। हिंदी में बोलते हैं चर राशि, इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। मीनिंग पे मत जाना। तो यहाँ चर एक है, समीकरण भी एक है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल, यानी कि इसका केवल एक मान संभव है। जैसे मैं कहूँ 8x = 16, x से x या x की वैल्यू आ गई 2। अगर x की पावर 2 होती तो 2 मान हो जाते, लेकिन वो मान निश्चित होंगे, वो मान निश्चित होंगे। अब मैं आपसे कहूँ x + y = 10, x + y = 10, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो एक समीकरण है, समीकरण कितना है 1, और वेरिएबल कितने हैं, वेरिएबल हैं 2। समीकरण 1 है, वेरिएबल हैं 2, तो इनमें से हम किसी का भी निश्चित मान नहीं बता सकते। अगर मैं कहूँ x 1 है तो y 9, x 10 है तो y 0, x 2 है तो y 8, x 3 है तो y 7, x 4 है तो y 6, x 5 है तो y 5, x 6 है तो y 4, x 7 है तो y 3, x 8 है तो y 2, x 9 है तो y 1, x 10 है तो y 0। आप कहेंगे यहाँ इतने मान बनेंगे, नहीं, इतने नहीं बनेंगे। x - 11 y + 1, x - 12 y + 2, x - 13 y + 3। इस इक्वेशन के अनंत मान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है। अगर इनके हमें निश्चित मान चाहिए तो जितने वेरिएबल होंगे उतने ही समीकरण चाहिए। यहाँ आपको केवल इतनी बात समझनी है बस। तो अब हमें पता है कि सर 2 संख्याओं का योग कितना है, 204। 2 संख्याओं का योग कितना है, 204। द सम ऑफ 2 नंबर इज 204। अब उन्होंने कहा है कि संख्या बताइए, तो हमें पता है सर यहाँ कितने मान हो जाएंगे, अनंत मान, क्योंकि एक समीकरण है, 2 वेरिएबल है। अब हमें देखना है सवाल में उसने और कुछ दिया है सर, और कोई नंबर तो दिया नहीं, लेकिन एक बात दी है कि दोनों क्या हैं सर, दोनों जुड़वा अभाज्य हैं। तो हमें यहाँ जुड़वा अभाज्य की परिभाषा याद होनी चाहिए, क्या कि सर ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का डिफरेंस कितना होता है। ये इक्वेशन हमें कहाँ से मिली, जुड़वा अभाज्य की डेफिनेशन से। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x = ये हो जाएगा 206, x से x कैंसिल करेंगे 2 से, तो x की वैल्यू आ जाएगी 103,
इसमें से हम 2 जोड़ेंगे तो 105 हो रहा है, वो वेरिएबल नहीं है, 2 घटा देंगे तो आ जाएगा 101, यानी कि संख्या क्या हो जाएंगी 103 और 101। तो जुड़वा आज हमें क्या बता रहा है कि उन दोनों के बीच का डिफरेंस। ये चीज़ें हमें समझते हुए ध्यान में रखते हुए चलना है। दूसरा मैंने कहा था, ये बात समझ आई ना, दूसरा मैंने कहा था, क्या कहा था कि ये 2 है, ये 2 क्या है, ये 2 एक अभाज्य संख्या और उसके साथ कैसा है इवन है। अभाज्य तो है और क्या है इवन है। तो मैं कह दूं, क्या कह दूं, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग इसको थोड़ा, 3 संख्याओं का योग x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, 3 संख्याओं का योग, सॉरी 3 अभाज्य संख्याओं का योग, माफ करना दोस्तों, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 112 है। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 112 है तथा उनमें से किन्हीं 2 का अंतर, किन्हीं 2 का अंतर, 2 संख्याओं का, किन्हीं 2 संख्याओं का अंतर योग कितना दिया है, अंतर कितना है सर, अंतर है 48। तो बताइए संख्याएं क्या होंगी। 3 अभाज्य संख्याओं का योग 112 है और उनमें से 2 संख्याओं का अंतर, इन्हीं में से 2 का अंतर कितना है 48। तो बताइए संख्याएं क्या होंगी। मुझे ये पता है ये तीनों कैसे हैं सर, तीनों अभाज्य हैं, तीनों अभाज्य। अगर यहाँ भी मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो मैंने मान लिया चलो x और y का अंतर कितना है, x और y का अंतर कितना है z। अगर इसको भी मैं सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन है 2, 1 और 2, इक्वेशन कितनी हो रही हैं सर, समीकरण यहाँ बन रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं 2, एक समीकरण ये बन गया, एक ये बन गया। और वेरिएबल कितने हैं सर, वेरिएबल हैं 3, समीकरण हैं 2, अज्ञात राशियाँ हैं 3, यानी कि इसके हम कितने मान निकाल सकते सर, इसके अनंत मान हो जाएंगे, अनंत मान हो जाएंगे। तो यहाँ या तो यहाँ कोई एक वेरिएबल डिफाइन होगा जिसकी हमें रियल वैल्यू पता हो, यहाँ उसने क्या कहा है ये तीनों अभाज्य हैं। एक बात बताओ, अगर मैं 2 को हटा दूँ, 2 को हटा दूँ अभाज्य संख्याओं में से, अभाज्य संख्याओं में से 2 को हटा दूँ तो किन्हीं भी 3 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ोगे, किन्हीं भी 3 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ोगे, किन्हीं भी 3 अभाज्य संख्याओं को आप जोड़ोगे, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी, हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि सर 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, क्योंकि 2 अकेला सम है, उसके बाद जितनी भी अभाज्य संख्याएं आएंगी कैसे आएंगी, विषम। तो 2 विषम संख्याओं को जोड़ेंगे, क्या बनेगा, सम। और ये मैं बात समझा चुका हूँ जब मैंने जीरो को बताया था डिफाइन कि जीरो सम होता है विषम। और जब विषम में हम सम में विषम जोड़ेंगे तो आएगा विषम। लेकिन यहाँ 3 संख्याओं का योग क्या आ रहा है, यहाँ 3 संख्याओं का योग आ रहा है सम, इवन, यानी कि बात समझ रहे हो ना मेरी बात। जैसे यहाँ मैंने इन दोनों को जोड़ा तो सर ये आ गया सम, क्योंकि विषम में विषम जोड़ा सम आ गया। सम में दोबारा विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम। अगर हमें यहाँ पर सम चाहिए तो इन दोनों के एडिशन में, इन दोनों के एडिशन में दोबारा क्या जोड़ना पड़ेगा, सम। तो हमें ये पता चल गया इतनी बात से कि सर यहाँ इनमें से x प्लस वाई हमने ये मान लिए, सर इन दोनों को जोड़ा तो क्या आया, सम, इन दोनों को जोड़ा तो आया सम।
अब हम सम में क्या जोड़ें कि सम ही आ जाए? सर सम में सम जोड़ेंगे, और एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन है? 2। जिसको ये बात समझ नहीं आई है वो फिर समझे। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? सर अभाज्य संख्या हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 16। अगर हम 2 को हटा दें तो इनमें से किन्हीं 2 को जोड़ेंगे, ये क्या आएगा? सम। 3 और 5 8। इन 2 को जोड़ेंगे तो 18 सम। इन 2 को जोड़ेंगे 7 5 12 सम। यानी कि अगर मैं 2 को अलग कर दूं तो किन्हीं भी 2 अभाज्य संख्याओं का योग एक इवन नंबर बनेगा। यहाँ बन रहा है 3 अभाज्य संख्याओं का योग इवन। अगर इन दोनों का मैं सम बना दूं और यहाँ अगर कोई विषम संख्या रख दूंगा तो सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम आना चाहिए, लेकिन यहाँ आया है सम। इसका मतलब है सर इवन में हम जब इवन जोड़ेंगे तभी इवन आएगा। इसका मतलब है इन तीनों में से एक संख्या 100% 2 है। 100% कितनी है? 2। अब हम इस्तेमाल कर लेंगे, 2 उधर जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी x + y बराबर 2 उधर गया माइनस का 100। इसको हल कर देंगे। 2x बराबर 148। गलत तो नहीं हो गया कहीं? 79 सॉरी यहाँ 110 बचेगा, वही मैं सोचूं। तो इसमें से घटाएंगे आ जाएगा 158। ये कट गया माइनस से प्लस x 2x इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे कैंसिल करेंगे। x की वैल्यू आ जाएगी 79। x की वैल्यू कितनी आ गई? 79। यहाँ 79 रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 31। और तीसरी संख्या कौन थी? 2। तो संख्या क्या हो गई? 79, 31 और 2। यहाँ पूरा कॉन्सेप्ट लगा है सम प्लस विषम को जोड़कर क्या बनता है, सम में सम को जोड़कर क्या बनता है। मेरी बात समझ पाए आप? तो इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, इनसे बहुत ही बेहतरीन सवाल बनते हैं, बहुत ही बेहतरीन सवाल बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने मित्रों के साथ साझा करें। चीज़ों में सुधार धीरे धीरे होता रहेगा कि आपको क्या वीडियो अच्छी बन रही है, आवाज़ क्वालिटी कैसी है। धीरे धीरे मैं भी कैमरा पहली बार फेस कर रहा हूँ तो थोड़ी झिझक हो जाती है। आप अपनी राय, कमेंट, ओपिनियन कुछ भी बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मुझे डायरेक्ट इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए धन्यवाद।